हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोलॉजी लर्निंग। कैसे हैं आप? होपफुली सब सही होंगे। तो मेरी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में एक और नई वीडियो जिसमें हम क्या बात करेंगे कि इवोल्यूशन से थोड़ा रिलेटेड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या है, कैसे है। तो जो भी नए हैं वो प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके और मेरे को कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब हम सब पढ़ चुके हैं। जिनको ये सब हो देखना हो वो मेरी पहले की वीडियो में देख सकता है। आज हम सब पढ़ चुके थे कि कैसा कैसा इवोल्यूशन में चेंज आया था, कैसे क्या क्या तीन सिचुएशंस थी, उनका क्या कंक्लूजन निकला। आज हम ट्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास दो तरीके के ट्रेड्स होते हैं। या तो दो तरीके के ट्रेड्स हैं। फर्स्ट, एक्वायर्ड ट्रेड्स। सेकंड, इनहेरिटेड ट्रेड्स। एक्वायर्ड ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जिनमें कोई भी जनरेशन से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ भी नहीं जाता। नॉन इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मतलब होता है कि जीन्स का या ट्रेड्स का ट्रांसफर होना। ठीक, तो एक्वायर ट्रेड्स में बिल नहीं जाता, ये इनहेरिटेड होता ही नहीं है जनरेशन में। ये या तो एज दे आर कॉज ड्यू टू चेंज, या तो ये क्या है, किस वजह से होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज की वजह से होता है, जो कि ये डीएनए या जर्म सेल्स पे नहीं जा पाता। या एग्जांपल देखें तो जो इनसे पहले वाली सिचुएशन थी इवोल्यूशन में, जिसमें उसमें क्या था कि बेटल का साइज जो था पॉपुलेशन का डिक्रीज हो जा रहा था जब खाने की कमी हो जा रही थी, है ना। हमने देखा था जब खाने की कमी हो जा रही थी तो क्या हो रहा था, पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज हो रहा था। इससे हमें पता क्या चल सकता है कि वो क्या था कि वो एक्वायर्ड ट्रेड्स की वजह से आ रहा है। ये नहीं हुआ था कि उनके पहले पेरेंट्स में भी या उनसे पहले वाली जनरेशन में भी उनका साइज डिक्रीज हो गया था तो इस बार में भी वो डिक्रीज होगा, नहीं। वो कुछ जो है वो इन्वायरमेंट या नॉन रिप्रोडक्टिव की वजह से चेंज हुआ था, उसको हम एक्वायर्ड ट्रेड्स बोलते हैं। जो कि हम यहाँ बाद में ट्रेड्स रिसीव करते हैं। वो इनहेरिटेड ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं डीएनए जो कि डीएनए ऑफ जर्म सेल्स की वजह से होता है, जो कि इनहेरिट होते हैं एक जनरेशन। इनहेरिट मतलब पापा से बच्चों में आना, बच्चों से उनके बच्चों में जाना। तो ये जो जनरेशन से जनरेशन है, ये इसमें जो जा रहा है वो उसको इनहेरिटेड बोलेंगे, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें तो ग्रीन बेटल्स का फॉर्मेशन होना, वैसे सारी कैसी थी, रेड बेटल्स थी, लेकिन उसमें जो ग्रीन का फॉर्मेशन होना वो क्या कहलाता है, वो एक इनहेरिटेड ट्रेड्स कहलाता है। वो किस वजह से आए, कोई कोई नॉन रिप्रोडक्टिव की वजह से नहीं हुआ, कोई खाने की कमी से नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, वो अपने आप से हो गया, वो इनहेरिटेड की वजह से हो गया। हाँ, तो ऐसे ट्रेड्स को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स। दूसरा, उसी चीज को थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई करा है कि एक्वायर ट्रेड्स जो है, एक्वायर ट्रेड्स क्या है, ये ट्रेड्स जो है डेवलप होते हैं इंडिविजुअल के अंदर कोई स्पेशल कंडीशंस की वजह से। जैसे हमने बात करी, जैसे खाने की कमी हो गई थी तो वो एक स्पेशल तरीके की कंडीशन है जिसकी वजह से ट्रेड्स में चेंज आ जाता है, तो वो ऐसे ट्रेड्स एक्वायर ट्रेड्स बोलते हैं। इसमें ये कोई भी प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं होता, कोई भी प्रोजेनी में ये ट्रांसफर नहीं होते। ये और इनहेरिटेड ट्रेड्स तो वो हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे। दूसरा, दे गेट, और ये क्या है, अगर एक जने से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं तो ये क्या है कि इनका ट्रांसफर होगा प्रोजेनी टू दूसरी प्रोजेनी के अंदर, वही चीज है। अब बात करते हैं इवोल्यूशन की। तो एक चार्ल्स डार्विन जो थे, चार्ल्स डार्विन ने आइडिया दिया इवोल्यूशन का। उस उन्होंने बताया, उनका आइडिया जो था वो किस बेस पे था कि न्यू स्पीशीज जो फॉर्म होती हैं, क्या बोला मैंने, जो न्यू स्पीशीज फॉर्म होती हैं वो किस वजह से होती है, वेरिएशंस की वजह से।
किसी ऑर्गेनिज्म में कुछ वेरिएशंस आ जाता है, इस वजह से नई ऑर्गेनिज्म बन जाती है। जैसे हमने देखा था रेड बीटल्स के अंदर ग्रीन बीटल्स आ जा रही थी, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कौन करता है? नेचर। पहली सिचुएशन में यही था कि उन्होंने नेचर ने सिलेक्ट करा था। तो नेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को सुइटेबल वेरिएशंस के लिए, कि हाँ उसके अंदर ये वेरिएशंस होनी चाहिए, इसमें नेचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसी ऐसी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से ऐसा वेरिएशंस आ पाती है। तो पहली चीज क्या है? पहली चीज है स्पेशिएशन। स्पेशिएशन का मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर स्पीशीज, मतलब एक या एक से ज्यादा स्पीशीज का डेवलपमेंट होना। किससे? जो अभी है उसी स्पीशीज से नया, या उसी स्पीशीज से डेवलपमेंट होना एक या एक से ज्यादा स्पीशीज का, उसको क्या कहलाता है? स्पीशीएशन। इसमें क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि नई स्पीशीज को बनाने में मदद करते हैं। ठीक है। पहला तो ये तो वेरिएशंस के लिए स्पेशिएशन होना चाहिए, ठीक। स्पेशिएशंस की वजह से ही आते हैं। अब इसके अंदर आएंगे बहुत सारे, जिसकी वजह से नई स्पीशीज बन, उन्हीं स्पीशीज से एक नई स्पीशीज बन जा रही है, उसको बोलते हैं स्पेशिएशन। तो पहला क्या है हमारा? जीन फ्लो। पहला है हमारा जीन फ्लो। इसका मतलब क्या है कि जब जेनेटिक मटेरियल जो चेंज हो रहा है, किस वजह से? इंटरब्रीड करने की वजह से। इंटर मतलब आपस, कोई एक ब्रीडिंग है, वो है स्पीशीज है, वही आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं, तो उसका मतलब है इंटरब्रीडिंग। तो ऐसे में जेनेटिक मटेरियल जो चेंज हो रहा है पॉपुलेशन में, सेम स्पीशीज में या बोले कोई दूसरे इंडिविजुअल्स में, उसी, लेकिन होना उसी पॉपुलेशन में चाहिए, उसमें सेम स्पीशीज में हो रहा है या कोई दूसरे इंडिविजुअल में हो, लेकिन पॉपुलेशन वही हो, तो वो क्या करती है? वेरिएशन इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जेनेटिक कंपोजिशन में इट इंक्रीज द वेरिएशन इन द जेनेट, जो भी पॉपुलेशन है उसमें वेरिएशन आ जाता है, ठीक। दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? ये एक जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? एक तरीके का ये एक रैंडम चेंज है फ्रीक्वेंसी एलील्स की, ठीक है। जो भी फ्रीक्वेंसी है, एलील्स की जो भी फ्रीक्वेंसी है, उसका रैंडमली चेंज होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। क्या? रैंडम। रैंडम चेंज होना पॉपुलेशन के अंदर एक सक्सेसिव जनरेशन में, किस वजह से? कोई गलती की वजह से, कोई एरर हो जाए, है ना। गैमेट्स बनते वक्त या उस समय कोई गलती हो जाए, कोई एरर आ जाए, जिसकी वजह से एलील्स के अंदर चेंज हो जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या कहलाता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये क्या है? बहुत रैपिड है और स्मॉलर पॉपुलेशंस में होता है। ये प्रोसेस किस में होता है? रैपिड होता है, और किस में? वो भी किस में? स्मॉलर पॉपुलेशन में। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन लीड्स टू एकोमुलेशन ऑफ चेंज इन जनरेशन, मतलब वो जेनेटिक ड्रिफ्ट धीरे धीरे एकोमुलेट करता है अपने चेंजेस को जनरेशंस के अंदर। और अगर मैं ये बोलूं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो डीएनए के अंदर चेंज हो जाता है, इस वजह से होता है। हाँ, उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर्स में चेंज हो जाता है। हाँ, वही मैंने बताया कि गैमेट्स में कुछ एरर हो गया, उसी वजह से, गलती की वजह से वो चेंज आ गया, तो उसको हम क्या कहलाते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब तीस नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? डार्विन के अकॉर्डिंग नेचुरल सिलेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवोल्यूशन के स्टार्ट होने में। हाँ, नई स्पीशीज, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो एनिमल की हो, अकॉर्डिंग टू हिम वेरिएशंस जो आता है इंडिविजुअल्स, पॉपुलेशन के इंडिविजुअल के बीच में, वो किस वजह से आता है? वो नेचुरल फिनोमिना एलिमिनेट दोस इंडिविजुअल, मतलब नेचर जो है वो सेलेक्ट करती है कि जो लेस अडेप्टेड है ना, जो लेस अडेप्टेड है, जो नहीं कैपेबल है, उसको क्या करती है? वो एलिमिनेट कर देता है। नेचर जो है वो एलिमिनेट कर देता है ऐसे इंडिविजुअल्स को जो कि लेस अडेप्टेड है। तो जो बच जाते हैं, जो सर्वाइविंग बचते हैं, जो सर्वाइविंग बचते हैं, सर्वाइविंग पॉपुलेशन वुड, उसमें क्या होता है?
हेरिडिटी उसको हेरिडिटी एडवांटेजेस में, उनकी ऑफस्प्रिंग को जो भी होती है उनको हेरिडिटी एडवांटेजेस मिला है क्योंकि वो पहले से नेचर सेलेक्ट हो चुके हैं। इस टाइम इस प्रोसेस में क्या होता है, ये नए वुड गिव राइज टू ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ओरिजिनल पॉपुलेशन से डिफरेंट होते हैं, या हम और नई स्पीशीज फॉर्म करते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ये भी इवोल्यूशन में बहुत प्ले करता है। जैसे कि अगर मान लो कोई पॉपुलेशन है, वो दो पार्ट्स, ये पॉपुलेशन थी, ये पॉपुलेशन है, ये दो पार्ट्स में बढ़ गई है इनटू टू, इट कैन नॉट, वो आपस में रिप्रोड्यूस तो नहीं कर पाएंगे विद ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू, नई स्पीशीज नहीं बन पाएगी क्योंकि वो आपस में, क्योंकि दो पार्ट्स में बढ़ गए, वो रिप्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा, रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। तो इनको बोलते हैं हम जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जैसे हम एग्जांपल लें तो एक पॉपुलेशन, जब बीटल्स की पॉपुलेशन थी वो फीड कर रही थी बुशेस पे, ठीक है, ऑन अ माउंटेन रेंज पे कर रही थी, और कुछ ने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया जो पास में, जैसे मान लो बहुत सारी ये बुशेज हैं, कुछ जो है ऊपर माउंटेन रीजन पे कर रही थी, और कुछ ने क्या स्टार्ट कर दिया, फीड करना नियर बाय जो आसपास की बुशेस थी वहां पर फीड करना चालू कर दिया, ठीक है, नियर बाय बुशेस में फाइंडिंग एंट्री इनटू अ, तो जैसे ही वो नियर बाय बुशेस में फीड करने लग जाएंगे तो क्या होगा कि उनको वहां पर न्यू सब पॉपुलेशन मिल जाएगी, है ना, वहां वहां के लिए तो वो नए हो गए, तो क्या हुआ, न्यू एंट्री हो गई सब उस पॉपुलेशन में, तो वहां पर दे रिप्रोड्यूस विद देम, तो जो भी वहां पर होगा उससे रिप्रोड्यूस करने लग जाएंगे। तो सो जीन्स एंटर इन अ न्यू एक नई पॉपुलेशन में नए तरीके के जीन्स एंटर गए। अल्टीमेटली टू ग्रुप्स जो हैं will incapable of reproducing with each other and new species, क्या वो पहले वो इनकैपेबल थे रिप्रोड्यूस करने की वजह से, क्योंकि वो अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए इसलिए वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या कर दिया, दूसरे जगह पे रिप्रोड्यूस करने लग गए वहां पर जाके, जिसकी वजह से क्या हुआ, न्यू स्पीशीज जो हो गई वो फॉर्म हो गई। क्या हुआ, जियो इसमें क्या हुआ है, ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन जो है वो किस वजह से हो जाता है, जियोग्राफिकल माउंटेन्स की वजह से, माउंटेन रेंजेस में रहने की वजह से हो जाता है, रिवर्स की वजह से होता है, क्योंकि रिवर से भी कुछ आगे इधर उधर चले गए, तो इसमें इसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। आगे देखें हम, अब क्या है, ये इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन का क्या फंडा है, तो बात करें इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन की, तो बोथ इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन जो है वो इंटरलिंक्ड है। कैसे इंटरलिंक, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी स्पीशीज का क्लासिफिकेशन हमें ये बताता है कि वो उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है कि उसके पूर्वज क्या हैं, कैसे हैं, ये बताता है क्लासिफिकेशन। कोई भी स्पीशीज को हम सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें पड़ी थी, अब उनको एक हमने रो में या लाइन में कर दिया, उससे हमें पता क्या चल गया कि वो कहाँ से आई थी, कैसे आई थी, इन इन सब का पता चलता है। तो वैसे ही इसमें भी है, अगर हम स्पीशीज का क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो उससे हमें क्या पता चल जाता है कि इवोल्यूशनरी और रिलेशनशिप उनका क्या है। जितना ज्यादा करेक्टरिस्टिक दो स्पीशीज का, क्या बोला मैंने, दो स्पीशीज का जितना ज्यादा करेक्टरिस्टिक होएगा कॉमन होएगा, उतना ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं वो। जितने ज्यादा करेक्टरिस्टिक कोई दो स्पीशीज के मिलेंगे या कॉमन होंगे, उतने ज्यादा ही वो रिलेटेड होंगे, और जितने ज्यादा वो रिलेटेड होंगे उससे हमें क्या पता चलेगा कि वो उनका कॉमन एंसेस्टर कितना रिसेंटली है ना। जितने ज्यादा करेक्टर उनके, या बोले हम करेक्टर्स मिलेंगे, उतने ज्यादा ही हमें पता चलेगा कि उनको रिसेंटली कॉमन एंसेस्टर कौन था। अब जितनी सिमिलैरिटीज ऑर्गेनिज्म में अलाउ अस टू ग्रुप देम टुगेदर,
जिसकी वजह से हम क्या कर पाते, सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज की वजह से हम किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में बांट सकते हैं, जो कि हमारी मदद करता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि होमोलोगस ऑर्गन क्या है, एनालॉगस क्या है, क्या एविडेंस थे एवोल्यूशन के, क्या उस टाइम एविडेंसेस आए, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। आपको होपफुली मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ऑल्सो। तो थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।